नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सबके समस्त उपस्थित हुआ हूँ अगली और नई क्लास लेकर। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने व्रत शरण मास मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उससे पहले अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में पढ़ा। यानी कि अपन ने ये पढ़ा कि पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारकों से बनती है। अपन ने आंतरिक कारक को भी पढ़ा और बाह्य कारक उनका अध्ययन भी किया। अब अपन एक एक कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे नदी के द्वारा, पवन के द्वारा और हिमानी के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां उनके द्वारा निर्मित होती है, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। बहुत बेहद जरूरी है ये जानना किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कि एक नदी अपने उद्गम केंद्र से मुहाने तक जाते समय बीच में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ये बेहद जरूरी इसलिए है कि क्लास 6 से क्लास 6ठी क्लास की यदि आप किताब उठा के देखोगे, सामाजिक या जिसको अपन भूगोल कहें उसको, भूगोल के पार्ट को, तो आपको नदी की आकृतियां वहां पर मिलेगी। नदी की आकृतियों के किस प्रकार निर्मित होती है, नदी क्या क्या काम करती है, अपर्दन क्या, निक्षेपण क्या। तो 6ठी क्लास का जो मैटर है वो अपने को याद करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये आ सकता है। चलिए अपन शुरू करते हैं अपनी प्रक्रिया। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो नदी है वो नदी अपने उद्गम केंद्र से, नदी अपने उद्गम केंद्र से जो समझाने लायक बातें हैं वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज रूप में जो भाषा लिखी हुई है वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। आपको समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि लिखी हुई चीजें तो याद वैसे आप कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन पहले यदि समझ में आया हुआ है तो लिखी हुई चीज को आसानी से पढ़ पाओगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक नदी के क्या कार्य होते हैं। नदी प्रक्रम, नदी के कार्य। नदी के क्या कार्य, नदी प्रक्रम कहते हैं जिसको, नदी के कार्य या बहते हुए जल के क्या कार्य। तो अपन ये देखते हैं कि नदी जिस स्थान पर होती है वहां से सबसे पहले अपर्दन की क्रिया करती है, अपर्दन क्रिया करती है। अपर्दन के बाद वहां से परिवहन होता है, परिवहन होता है, और परिवहन के बाद में वो वहां पर निक्षेपण करती है, परिवहन के बाद में निक्षेपण करती है। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी पढ़ते हैं और आपको ये भी पता है। ठीक, अब अपर्दन कैसे कर सकती है। मान लो सपोज दैट यहां से यहां पर कोई पर्वत है, मान लो यहां पर कोई पर्वतीय भाग है, और यहां से कोई नदी है वो उद्गम हो रही है, यहां से कोई नदी उद्गम हो रही है। तो नदी सीधी सी बात है, पहले जो ढाल है उसके समानांतर चलेगी, यहां पर आएगी तो थोड़ा हल्का ढाल हो जाएगा क्योंकि बीच में ढाल कम है, और धीरे धीरे चलते चलते इस भाग में आएगी, ढाल उसका बिल्कुल कम हो जाएगा। जब ढाल बिल्कुल कम हो जाएगा तो नदी धीरे धीरे अपनी शाखाओं में है जो बढ़ती शुरू हो जाएगी, जिसको अपन वितरिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से एक नदी का प्रक्रम है वो चलता है। अभी ये फॉर्मेलिटी के रूप में थोड़ा सा बता रहा हूं, अभी आपको विस्तार से आगे अपन बात करेंगे। अब आपको ये लग रहा है कि नदी इस भाग में, जहां पर ये पर्वतीय भाग है, इस भाग में अपर्दन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ढाल अधिक है। फिर यहां पर आएगी तो ढाल कम है, फिर यहां पर जाने पर निक्षेपण की प्रक्रिया अधिक होगी, और इसके अंदर जल है वो जल इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, इसके साथ में जो भी जितने भी अवसाद है उनका सबका परिवहन हो रहा है। अब आपको ये पहले समझना है कि अपर्दन हो किस किस प्रक्रिया से रहा है, अपर्दन किससे हो रहा है। तो सीधी सी बात, तो एक तो अपक्षय था, क्या था, जो अपक्षय है उसने मदद की इसमें, ये तो बात है अपक्षय की मदद की। उसके बाद में आप देखो कि अपघर्षण, अपघर्षण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अपघर्षण। एक आता है इसमें सन्नि घर्षण, मैंने अपर्दन जब पढ़ाया उस समय भी आपको पढ़ाया था सन्नि घर्षण। सन्नि घर्षण के बाद में एक आता है गुहिकयन। ये इतनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपर्दन हो सकता है। अपघर्षण का मतलब है कि जो नदी की तली है उस तली पर जल प्रवाहित होता है, और जल के साथ में जो भी बड़े बड़े पत्थर, छोटे कण वगैरह जो होते हैं वो तली से घर्षण करते हैं तली से घर्षण करते हैं, और तली से घर्षण करते करते, घर्षण के द्वारा वहां के तली के अंदर जो भी मिट्टी अवसाद है उस अवसाद को अपने साथ में लेके जाते हैं, तो उस स्थान का वो अपर्दन करते हैं। सन्नि घर्षण, ये अपघर्षण है। अपघर्षण है तली के साथ घर्षण। सन्नि घर्षण का मतलब है नदी के अंदर प्रवाहित होने वाले दो बड़े पदार्थ वो आपस में घर्षण करते हैं, और आपस में घर्षण करने के बाद एक महीन प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, जिसका वो अपने साथ परिवहन करते हैं, जो पहले नीचे तले में जमा होती थी अब पानी के अंदर लटकी हुई है,
निलंबन क्रिया के रूप में दिखाई नहीं देती है, बहुत बारीक कण है, उसको सनि घर्षण कहते हैं। ध्यान रखना, दो कण आपस में टकराए तो सनि घर्षण, एक कोई भी चट्टान के शैल खंड है वो नदी की तली में टकराए जिससे अपरदन हो तो अपघर्षण। और गुहिकायन का मतलब होता है कि नदी जब जल चलता है तो एक कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ की चट्टान कमजोर होती है और आसपास की चट्टान मजबूत होती है, तो कमजोर चट्टान उसका अपरदन हो जाता है और मजबूत चट्टान बीच में, कठोर चट्टान वो बीच में रह जाती है। तो जिस कमजोर चट्टान का अपरदन होता है उस स्थान में बड़े बड़े शिलाखंड वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि नदी के साथ में छोटे बड़े शिलाखंड होते हैं, वो उस गर्त, छोटा गर्त बनता है उसमें जमा हो जाते हैं। और नदी की जब प्रवाह चलती है तो वो उस भंवर क्रिया के रूप में गर्त के रूप में घूमते रहते हैं। उस गर्त के अंदर जो चट्टान पदार्थ पत्थर है वो घूमते रहते हैं, जिससे घूमने से क्रिया से वो आसपास का जो गर्त है वो धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, जिससे वहां की अपरदन क्रिया हो जाती है और वो नदी के साथ में चल जाता है। इसको कहते हैं गुहिकायन। तो इसके द्वारा इतनी प्रकार से अपरदन हो सकता है। अपघर्षण हुआ उससे भी अपरदन हुआ, सनिक घर्षण हुआ उससे भी अपरदन हुआ, गुहिकायन हुआ उससे भी अपरदन हुआ। फिर आता है परिवहन। अच्छा, अपरदन आपको ये पता है कि जब अपरदन की प्रक्रिया होती है, हालांकि इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे, अपरदन की शक्ति किस पर निर्भर करती है ये भी बात करेंगे भी। फिर आता है परिवहन। परिवहन का मतलब है पदार्थ एक जगह से चलकर दूसरी जगह जा रहा है, जाने की जो प्रक्रिया है, गतिशीलता है, जो गत्यात्मक प्रक्रिया है, उसको परिवहन कहते हैं। यह अपरदन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आप एक कल्पना करो, एक जगह से दूसरी जगह पर, आप जहां पर एक बस स्टैंड पर खड़े हैं, आपको वहां से अपने गांव से शहर की ओर जाना है, आप किस प्रक्रिया से जाओगे? पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कोई अन्य साधन से जा सकते हो। जाने के बहुत सारे साधन हैं। ठीक वैसे इस भाग से जो पदार्थ है वो यहां इस भाग तक कैसे पहुंचे, उसकी पहुंचने की दो तीन प्रक्रिया है। सबसे बढ़िया प्रक्रिया है उछलना, उछल कूद करना, यानी कण है वो उसके साथ में उछल कूद करते हैं, यहां से सतह से, इस प्रकार एक, यानी एक तो सबसे पहले आता है लुढ़क कर, इस भाग में ऐसे जो जल है उसके साथ में तली है, तली के साथ में लुढ़क कर जाते हैं इस प्रकार से। ये तली है, तली के सहारे यहां से कण रवाना हुआ इस प्रकार, ऐसे जल के साथ साथ जैसे जैसे जल गति कर रहा है, जल के साथ ये बड़े बड़े कण हैं, इसमें अभी तक अपरदन ज्यादा हुआ नहीं, ये मतलब अपरदन होता है तो अभी कुछ कण बने रह जाते हैं और लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे तली के सहारे, अब लुढ़क कर जाते हैं तो तली का सहारा बना रहता है, तली के घर्षण करते हुए जाते हैं, उसको कहते हैं लुढ़कना। दूसरा होता है उछलना। उछलना का मतलब यहाँ का एक कण था, वो जल का जोरदार बहाव आया, यहाँ से जल यहाँ से कूदा यहाँ पर, यहाँ से पत्थर यहाँ पर, यहाँ से कण इस प्रकार, यहाँ से कण इस प्रकार, ऐसे उछल उछल कूद कर इस प्रकार भी परिवहन किया जा सकता है। यानी नदी के अंदर जो कण होते हैं वो इस प्रकार उछल कूद कर भी परिवहन कर सकते हैं। एक आता है निलंबन। निलंबन का मतलब होता है बहुत महीन आकार के कण, बहुत छोटे आकार के कण होते हैं, उनका निलंबन होता है। वो जल के साथ, जो जल है उस जल के साथ घुले हुए रहते हैं और एक पंख के रूप में धीरे धीरे जल है उसके साथ में प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये तीन मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवहन हो सकता है। तो अपरदन की प्रक्रिया अपक्षय, सन्निघर्षण, अपघर्षण और गुहिकायन, ये तो है अपरदन की प्रक्रिया। लुढ़क कर जाना, उछल कूद कर जाना, निलंबन करके जाना, ये प्रक्रिया है परिवहन का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। फिर आता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है कि जो पदार्थ यहाँ से उछल कूद कर लुढ़क कर अपरदन होकर जा रहे हैं, जिस स्थान पर चले जाते हैं उस जाके जमा हो जाते हैं, उस जमाव को कहते हैं निक्षेपण। अब आप ये समझते हैं कि जब निक्षेपण होगा या अपरदन होगा, एक चट्टान है, एक अपन कल्पना करें अपने आसपास की चट्टान है, उस पर बहुत तेज गति से जल प्रवाहित होता है। जल प्रवाहित होने से उस चट्टान का कुछ कमजोर भाग है जो टूट जाता है, कठोर भाग शेष रह जाता है, उसकी स्थलाकृति में बदलाव आया। भूगोल में उसके अलग अलग सब प्रकार की आकृतियां हैं, उन आकृतियों को कहते हैं अपन। अपने आप पवन के द्वारा देखते हैं कि हवा चलती है, यहाँ से रेत का अपरदन होता है, आगे जाके रेत का निक्षेपण हो जाता है और निक्षेपण होने से एक लंबी कतार बन जाती है जिसको अपन बालू का स्तूप बोलते हैं, छोटे हुए मोटे, तो वो एक नई स्थलाकृति बन गई। कहने का मतलब है अपरदन के द्वारा, अपक्षय के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा जब नदियां वगैरह या बाह्य कार्य करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की आकृतियां हैं वो कार्य करती है। आकृतियां, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। अब अपन आगे थोड़ा सा और समझते हैं, फिर समझते हैं कि इसकी आकृतियां कौन कौन सी बनती है, वो अगली बात, अगले टॉपिक में समझेंगे। लेकिन पहले इसको अपरदन होता कैसे, अपरदन के बारे में, परिवहन के बारे में आपको एक थोड़ी सी अच्छी सी बात और सिखाते हैं। अब आपको कल्पना करनी है, मैं समझ रहा हूँ भूगोल समझने का विषय है तो आपको सिर्फ समझना है, आप कहते हो समझना लेकिन आप रखते हो याद, समझते जाना है, दिमाग को साथ में मेमोराइज करते जाना है कि अपने आसपास क्या ऐसा होता है। भूगोल को, हर विषय को, हर टॉपिक को अपने आसपास जोड़कर पढ़ो। मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी वैसे हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ो। अब आपको एक कल्पना करनी है कि यहाँ पर ये कोई पर्वत है,
थोड़ा सा जुकाम के कारण आवाज हो सकता है आपको थोड़ी सही नहीं लगे मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। अब देखिएगा, अब मैं यहां से एक नदी का प्रवाह करता हूं, एक नदी प्रवाहित करते हैं अपन, और आप समझते जाइएगा। आपको ये समझ रहा है कि ये जो ऊपर का भाग है, इस भाग का अपरदन हुआ और यहां से एक नदी प्रवाहित हो रही। सबसे पहले नदी यहां आई, आप भी समझते हैं नदी की आकृति लगभग लगभग ऐसी होती है, क्योंकि नदी ऊपर ढलान से शुरू होती है और आगे जाके ये मान लो समुद्र का किनारा है। इधर क्या है? समुद्र है, इधर जल है। ठीक, अब बात अपन समझते हैं आराम से, छोटी छोटी बातें। अब आपको ये लग रहा है कि अब आपको कल्पना करनी है कि ये कोई पर्वत है, चाहे जल की प्रवाह नदी हो या अपने आसपास का कोई भी जल हो, बहता हुआ जल होना चाहिए, गतिशील जल होना चाहिए। अब यहां पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, नदी इस भाग पर आती है। ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से एक कुछ मोड़ दिखाई दे रहा है आपको, यहां तक कि ऊपर का भाग अलग है। यहां पर आओगे तो इस भाग का ये भाग अकल अलग है, तीन भाग बने हुए हैं। इस भाग का ढाल सबसे अधिक है, इस भाग का ढाल थोड़ा सा कम है, इस भाग का ढाल बिल्कुल कम है। तीनों आकृतियां अपने को अलग अलग दिखाई दे रही है। ये जो भाग है इसका ढाल बहुत ज्यादा है, तो नदी की जो अवस्था है उसको तीन भागों में ढाल के आधार पर भी अपन बांट सकते हैं कि तीव्र ढाल, मंद ढाल और अति मंद ढाल, और उम्र के अनुसार भी डाल सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए, दिमाग के अंदर मेमोराइज करो कि एक नदी है, पर्वतीय भाग से निकल रही है, पर्वतीय भाग पर ढाल बहुत ज्यादा है। आपको पता है नदी की स्पीड तेज होगी या कम होगी? नदी की स्पीड तेज होगी। नदी का प्रवाह सबसे तेज कहां पर होगा? तो नदी का सबसे तेज प्रवाह होगा वो ढलान पर होगा, पर्वत के सहारे होगा। ठीक है। अब आप कल्पना करो कि जहां पर नदी का वेग तेज है, ढाल ज्यादा है, वहां नदी जो जिस भाग में, जिस घाटी में चल रही है, उस घाटी की गहराई का अपरदन ज्यादा करेगी या चौड़ाई का अपरदन ज्यादा करेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि ढलान वाले भाग में ढाल ज्यादा है तो नदी गहराई का अपरदन ज्यादा करेगी और चौड़ाई का अपरदन कम करेगी, क्योंकि उसको चौड़ाई में जाने का समय नहीं होगा, क्योंकि उसका रास्ता फिक्स है, उसी रास्ते में प्रवाहित हो रही है, उससे बाहर नहीं जा रही है। जैसे ही आगे ढलान का मैदानी भाग में होगा तो नदी धीरे धीरे साइड के अंदर अपना फैलाव शुरू करेगी, क्योंकि नदी के बीच में अवसाद का भी जमाव होगा। इस प्रकार नदी फैलाव करेगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। मैदान के अंदर ढाल कम होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कम होने की वजह से नदी गहराई के अंदर इतना अपरदन नहीं कर पाएगी जितना कि अपना पार्श्व भागों में क्षैतिज अपरदन करती है। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि इस भाग में, ये जो भाग है, इस भाग के अंदर, ये जो भाग है, इस भाग के अंदर नदी गहरा, घाटी को गहरा करती है। यहां पर जो घाटी है उस घाटी को गहरा कर रही है। पहली बात, घाटी गहरा करती है। एक बात, जब घाटी गहरा करती है तो आंतरिक भाग का, यानी कि ऊर्ध्वाधर या लंबवत, कैसा? लंबवत, ये लंबवत अपरदन करती है। कैसा अपरदन? लंबवत। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये नदी लंबवत अपरदन करती है, लंबवत अपरदन करती है इस भाग में। क्षैतिज अपरदन भी करती है। अपरदन दोनों प्रकार के होंगे। क्षैतिज का मतलब है नदी चलती है। कल्पना करो, आप सोचते रहो, मैं जैसे इमेज आपके दिमाग में तैयार करना चाहता हूं कि नदी चल रही है, चलते समय एक तो साइड का किनारा है, उस किनारे का फैलाव करती जाए, यानी चौड़ाई बढ़ाती जाए, उसको कहते हैं क्षैतिज अपरदन। एक नदी अपन देखते हैं कि नदी का जल प्रवाह तो एक ही जो नाली है उसकी, नदी का प्रवाह है, मार्ग है, उस मार्ग की घाटी को गहरा करती जा रही है। अपने आसपास भी वर्षा ऋतु होती है, उस समय अपन देखते हैं कि गहरी नालियां बन जाती हैं, तो उन गहरी घाटी को गहरा कर रही है, उसको कहते हैं लंबवत अपरदन। अपरदन यहाँ पर दोनों होते हैं, लेकिन लंबवत अपरदन अधिक होता है, बात उसकी कर रहा हूं। तो इस भाग में लंबवत अपरदन अधिक होगा। जैसे ही नदी इस भाग में अपने साथ जो अवसाद है अपरदन करके लेके आई है, ढलान या कम होते ही कुछ आकृतियां हैं बनाती है, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े भाग होते हैं, उनका निक्षेप कर देती है, यहाँ पर जमा करेगी, फिर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ढाल इसका कम हो जाएगा, ढाल थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ पर क्षैतिज अपरदन अधिक करेगी। कैसा अपरदन? क्षैतिज अपरदन, यानी कि घाटी को धीरे धीरे चौड़ा करेगी। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्षैतिज अपरदन ज्यादा करेगी। क्षैतिज अपरदन को अपन पार्श्विक अपरदन भी कहते हैं। क्षैतिज अपरदन को पार्श्विक अपरदन भी कहते हैं। इस भाग में आ गए।
यहाँ पर निक्षेपण की क्रिया भी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी क्षितिज अपर्दन ज्यादा होगा क्योंकि ढाल बहुत कम है। दोस्तों ध्यान रखना, नदी की ढाल को क्रम में रखना है। नदी की जितनी ऊंची ढाल होगी, जितनी ढाल अधिक होगी, नदी की स्पीड उतनी तेज होगी, यदि नदी का वेग उतना अधिक होगा। क्यों समझा रहा हूं, आगे समझ में आएगा। वेग उतना अधिक होगा, नदी की जो गहराई है घाटी, उसको घाटी को गहरा बहुत ज्यादा करेगी, लंबोत अपरदन होगा, ऊर्ध्वाधर अपरदन होगा। और जैसे ही वो घाटी जो नदी है सागर की जो पर्वतीय भाग है उसकी तली में जाएगी, तली में जाके आगे मैदानी भाग शुरू होगा। मैदानी भाग शुरू होने से ढाल है वो हल्का हो जाएगा, हल्का होने से ऊपर के जो अवसाद लेके है उन अवसादों का सम का जमाव वहां शुरू हो जाएगा। जमाव शुरू होने से नदियां अपने चारों ओर धाराओं में बढ़ जाएगी, जिससे वो क्षितिज अपरदन करेगी, गति भी उनकी कम हो जाएगी। क्यों, अपन समझते हैं ढाल कम होते ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सीधे भाग पर कम है। अपन भी जब किसी ऊंचाई वाले भाग पर जाते हैं, नीचे की ओर भागना होता है, तो अपन जैसे ही शुरू होते हैं स्पीड तेज होती है, लेकिन समतल भाग पर आते ही स्पीड अपनी सामान्य होनी शुरू हो जाती है। तो नदियों में भी वही प्रक्रिया है। मैदानी भाग में आते क्षितिज अपरदन अधिक, और गहराई आगे वाले भाग में जाते हुए क्षितिज अपरदन अधिक। लंबोत अपरदन होता है लेकिन कम होता है। अब ये जो ऊपर की अवस्था है नदी का, ये ऊपर का जो भाग है ये जो भाग है इसको कहते हैं युवा अवस्था। ये कौन सी है, जहां से, ऐसे सोचो कि जहां से आप जन्म लेते हैं, ये नदी ने जहां से जन्म लिया है वो युवा अवस्था। सबसे पहले युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था के बाद में आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था, और लास्ट में ये जो अवस्था है इसको कहते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि एक नदी के तीन अवस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। युवा अवस्था के अंदर नदी कैसी है, नदी का ढाल अधिक है। प्रौढ़ अवस्था में नदी का थोड़ा सा हल्का ढाल है, और वृद्धावस्था में जाती नदी का ढाल बिल्कुल निम्नतम हो जाता है, समुद्र लेवल, सी लेवल के बराबर हो जाता है। ठीक है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, युवा अवस्था के अंदर घाट जो नदी चलती है वो गहराई, घाटी को गहरा करती है, लंबवत अपरदन करती है, क्षितिज अपरदन कम करती है। जैसे ही प्रौढ़ अवस्था में आती है क्षितिज अपरदन शुरू होता जाता ज्यादा होता है, लंबवत अपरदन कम होता है। वृद्धावस्था में भी वही होता है। दूसरी बात आप देखोगे यहाँ पर इस भाग में नदी जहां पर ढाल ज्यादा होता है वहां पर निक्षेपण नहीं करती। अपन भी समझते हैं कि किसी भी चीज ढाल ज्यादा है, वहां पर किसी पदार्थ को रखेंगे वो गति करके दूसरी दिशा में चला जाएगा, वहां पर ठहरेगा नहीं। तो यह जो ऊपर वाला भाग है, ढाल जहां नदी का ज्यादा है वहां पर निक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपरदन की क्रिया होती है। जैसे ही प्रौढ़ अवस्था में आती है तो हल्का निक्षेपण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, कुछ आकृतियों का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन वृद्धावस्था में जाते ही पूर्ण रूप से निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, अपरदन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। आपको मैं कह रहा हूं नदी की इमेज ध्यान रखनी है, फिर बाद में आगे प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी स्थला करती है जो युवा अवस्था की है, कौन सी स्थला करती प्रौढ़ अवस्था की है, कौन सी स्थला करती वृद्धावस्था की है। वो तब याद रहेगा जब नदी का ढाल आपके दिमाग में है, नदी की ढाल की प्रक्रिया आपके दिमाग में, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार ये अच्छा दूसरा ये भी प्रश्न आता है कि नदी का प्रवाह हो क्यों रहा है, क्या कारण है, ऊंचाई से नीचाई की ओर, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा दो बल है वो काम करते हैं किसी भी प्रक्रिया को ऊपर से नीचे की ओर। अपन भी किसी टीले पर, बालू का स्तूप पर खड़े हो जाते हैं और वहां से नीचे की ओर भागने शुरू करते हैं तो अपने को पुश मिलता है, पीछे से भागो, मतलब अपनी स्पीड है वो तेज हो जाती है। दो कारण, एक तो है ढाल की प्रवणता, यानी जो ढाल का अंतर है वो ढाल का अंतर अपने को पुश करता है। दूसरा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने को खींचने का काम करता है कि नीचे आ जाओ। गुरुत्वाकर्षण सारी वस्तुओं को नीचे खींचता है, तो अपन भी वहां से भागते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करता है। तो ध्यान रखिएगा यहां से दो बल काम करते हैं, एक तो है ढाल प्रवणता। कौन सा, ढाल प्रवणता। अब ढाल प्रवणता का मतलब क्या है आगे आपको समझ में आएगा। ढाल का मतलब है, ढाल प्रवणता का मतलब अंतर, इस भाग का ढाल और इस भाग के ढाल में जो अंतर पाया जाता है उसको ढाल प्रवणता कहते हैं। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, आज थोड़ा जुकाम लग गया है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता, ये दो बल है। इन दो बलों के कारण एक नदी ऊपर वाले भाग से नीचे के भाग की ओर खिंचाव करती है, गति करती है। तो अपन ने क्या बात समझी कि नदी का उद्गम क्यों होता है, ढाल प्रवणता गुरुत्वाकर्षण कारण। नदी सबसे पहले युवा अवस्था में होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में जाती है। युवा अवस्था में नदी होती है जब गहरी घाटी का लंबवत अपरदन निर्माण करती है। युवा अवस्था में क्षैतिज अवस्था में जाती है चौड़ाई वाले भाग का, और वृद्धावस्था में जाती और भी भाग चौड़ा हो जाता है। इस भाग में अपन ने देखा कि निक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होती, इस भाग में हल्का निक्षेपण होता है। और युवा वृद्धावस्था में जाती संपूर्ण निक्षेपण की प्रक्रिया होती है और किसी आकृति का निर्माण नहीं होता। इतनी बात है अपने सब्जी। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि अपरदन होता क्या है, कैसे होता है, अपरदन की शक्ति कैसे काम करती है। देखिएगा अपरदन की शक्ति,
यानी किसी भी विषय वस्तु का जहां पर किसी भी भाग से वहां पर प्रभावित उसका अपवर्तन होगा कितना, कितना अपवर्तन होता है। अपन भी देखते हैं कि स्पीड आपकी है तो स्पीड होगी कितनी, ये ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए अपवर्तन कितना होगा ये वहां की, एक तो वहां की जो ढाल है उस ढाल पर डिपेंड करता है। जितना ढाल अधिक होगा अपवर्तन का वेग, अपवर्तन की स्पीड, अपवर्तन की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, नंबर एक। दूसरा, नदी का वेग क्या है, नदी के अंदर जल की मात्रा कितनी है। यदि नदी के अंदर जल की मात्रा कम है, ढाल ज्यादा है और मात्रा कम है तो भी अपवर्तन कम होगा। नदी के अंदर मात्रा ज्यादा है और ढाल ज्यादा है तो अपवर्तन सर्वाधिक होगा। नदी के अंदर जल भी ज्यादा है लेकिन ढाल कम है तो भी अपवर्तन की क्रिया उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो एक तो अपन ये देखा कि अपवर्तन की शक्ति डिपेंड किस पर करती है, अपवर्तन की शक्ति निर्भर करती है एक तो नदी में जल की मात्रा, नदी में जल की मात्रा, नदी में जल की मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करती है। एक, नदी में जल की मात्रा पर निर्भर करती है, नंबर एक। दूसरा ये निर्भर करती है कि वहां की शैलें कैसी है, शैल संरचना। क्योंकि यदि मुलायम शैल है, शैल संरचना, यदि चट्टान शैल की प्रवृत्ति मुलायम है, शैल की प्रकृति मुलायम है तो मुलायम प्रवृत्ति के कारण अपवर्तन अधिक होगा, जबकि यदि कठोर चट्टान है तो उसका अपवर्तन कम होगा। एक। दूसरा डिपेंड करता है ढाल पर, किस पर, ढाल पर, ढाल पर। यह भी बात ध्यान रखनी है। ये 3-4 कारक है जिसकी वजह से अपवर्तन की शक्ति का प्रभाव पता चलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नदी का वेग। क्यों है वेग? क्योंकि ढाल अधिक है और जल की मात्रा अधिक है तो वेग अपने आप तेज हो जाएगा। तो इन दोनों को सामूहिक करते हुए सामूहिक रूप से एक शब्द दिया गया है नदी का वेग, यानी कि नदी का वेग। मैं एक लाइन में यदि बात ये कहूं तो मैं कहना यह चाहता हूं कि नदी की अपवर्तन की जो शक्ति है, अपवर्तन की शक्ति है, अपवर्तन कितना होगा, अपवर्तन शक्ति मतलब अपवर्तन कितना होगा, अपवर्तन की शक्ति, अपवर्तन की शक्ति नदी के वेग पर निर्भर करती है। अपवर्तन की शक्ति किस पर डिपेंड करती है? नदी के वेग पर डिपेंड करती है। आपको ये लाइन ध्यान रखनी, नदी के वेग पर। यानी आपको समझने से ये पता तो चल जाएगा अपवर्तन का मतलब एक भाग है उसका भाग का टूटना और वहां से गतिशील हो जाना। तो आपको ये पता है कि यदि चट्टान कमजोर है तो भी अपवर्तन अधिक होगा, ठीक। नदी के अंदर जल की मात्रा है तो भी कम होगा, ढाल कम है तो भी कम होगा। लेकिन सब चीजों को मिश्रण करके एक शब्द यदि आ जाए कि अपवर्तन की शक्ति किस पर डिपेंड करती है, तो नदी के वेग पर डिपेंड करती है। किस पर? नदी के वेग पर डिपेंड करती है अपवर्तन की शक्ति। अब अपवर्तन की शक्ति नदी के वेग पर कितनी, ये प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण है। तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि जो अपवर्तन है, अपवर्तन शक्ति समानुपाती होती है नदी के वेग के स्क्वायर के बराबर। ये लो, ये नदी का वेग है। अपवर्तन शक्ति कितनी होगी? नदी के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती। कैसे? जैसे आपको मैं कल्पना करके ये बता दूं, यहां पर समझ लेना आप कि मैंने कहा अपवर्तन शक्ति कितनी होगी, मैंने कहा जो नदी का वेग है उस पर डिपेंड करती है। मैंने नदी का वेग 2 गुणा कर दिया। कितना कर दिया? 2 गुणा कर दिया। मैंने कहा नदी का वेग जो है वो 2 है, सपोज दैट 2 है, तो 2 है, इसका मतलब अपवर्तन शक्ति कितनी होगी? नदी के वेग 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अपन कह सकते हैं नदी का वेग होगा 4। बात आई इसमें, 4 गुणा हो जाएगा। यदि नदी के वेग को 2 गुणा कर दिया, नदी के वेग को 2 गुणा मैंने किया, अब 2 था, अब मैं इसको और 2 गुणा कर देता हूं, 2 को मैं 4 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 4 कर देता हूं, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। नदी का वेग और अपवर्तन की शक्ति परस्पर वर्ग के समानुपाती होते हैं। यदि नदी के वेग को आप बढ़ाते जाओगे तो अपवर्तन की शक्ति है, मात्रा है, वो अपने आप बढ़ती जाएगी। ये भी मैंने बात बताई कि वेग पर डिपेंड करता है। समझना, बात को समझना। नदी का वेग, नदी की स्पीड आप जितनी तेज बढ़ाओगे अपवर्तन उतना ही अधिक होता जाएगा। अब अधिक होता कितना है ये बात है। तो नदी के वेग को यदि जो पहले नदी का फ्लो चल रहा है उस प्रवाह को यदि 2 गुणा कर दो आप, तो अपवर्तन जो पहले होता था उससे 4 गुणा होना शुरू हो जाएगा।
यदि आप 4 गुना शुरू कर दोगे तो 16 गुना होना शुरू हो जाएगा, और यदि 8 गुना कर दोगे तो और 256 गुना, इस प्रकार से 216 गुना, इस प्रकार से धीरे धीरे वर्ग के रूप में चलती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अपरदन की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगी। स्पीड बढ़ाओगे उतनी ही खतरनाक दृष्टि से अपरदन शक्ति अधिक होगी। इसलिए आपको पता है कि बाढ़ वगैरह जैसे एरिया में आते हैं, एक भाग के अंदर ढलान वगैरह कम होता है, उस भाग में उसका नुकसान थोड़ा कम होता है, लेकिन ढलान वाला अधिक भाग है वो यदि वहां चपेट में आ जाता है तो अचानक कुछ ही सेकंडों में वो एरिया साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपरदन की शक्ति है वो खतरनाक होती है, वो इस नदी के वेग पर डिपेंड करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये याद रखनी है, अपरदन शक्ति नदी के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति 4 गुना हो जाएगी, नदी के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो वो 16 गुना हो जाएगी। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में लानी है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके बाद में आता है परिवहन। परिवहन की शक्ति क्या होती है? परिवहन शक्ति परिवहन की शक्ति का मतलब है कि नदी है जो, उस नदी के अंदर जो पदार्थ चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो गति कितनी देर से करेंगे, उसकी स्पीड क्या होगी। पहली बात तो नदी के वेग पर डिपेंड करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा, उसके अंदर जो शिलाखंड है उसका आकार कैसा, वो भी डिपेंड है, क्योंकि एक सीमा के बाद उनकी स्पीड भी कम होती है। यदि नदी का वेग कम है, नदी के अंदर जल की मात्रा कम है और शिलाखंड बहुत ज्यादा है, उसके अंदर अवसाद और पत्थर बहुत ज्यादा है, अवसाद ज्यादा है, तो नदी की स्पीड तेज नहीं होकर धीमी हो जाएगी, अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका परिवहन करना, भार करने की कैपेसिटी होती है। नदी के अंदर जितने जल की मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं होने के कारण आप ये समझो कि गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी अपन भरते हैं और गाड़ी के अंदर मान लो 20 टन माल की कैपेसिटी है और उसके अंदर 25 टन माल भर दिया जाए तो फिर गाड़ी की स्पीड है वो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन यदि 20 है और उसमें 17, 18, 15 टन ही माल है तो गाड़ी की स्पीड मेंटेन बनी रहेगी, उसकी स्पीड बराबर बनी रहेगी, स्पीड तेज होगी। ये बात आप समझते हैं। तो इसी प्रकार वैसे ही है कि एक नदी के अंदर, नदी को एक यहाँ गाड़ी मानना है और उसके अंदर परिवहन की जो मात्रा है उसमें अवसाद की मात्रा है, अवसाद को मानना है। अब नदी कितनी अवसाद की मात्रा को लेके जाती है, उसकी जितनी कैपेसिटी उससे यदि कम है मात्रा तो स्पीड तेज रहेगी, यदि उससे मात्रा ज्यादा हो गई तो उसकी स्पीड धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। और वो डिपेंड किस पर करता है? चट्टानों की प्रकृति पर करेगा, क्योंकि चट्टान कठोर होगी तो ज्यादा होगा पदार्थ। ठीक, अपरदन पर करता है, मेन बात है अपरदन पर करता है, लेकिन फिर परिवहन की शक्ति है वो डिपेंड नदी के वेग पर करती है, मेन ये भी। अब ये भी, इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको हूबहू याद कर लेना है कि परिवहन की जो शक्ति है क्या है, परिवहन की जो शक्ति है वो डिपेंड करती है नदी के वेग, नदी के वेग पर करती, पहली बात हुई। और वेग पर कितनी? 6 की घात। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों, 6 की घात। कितनी? 6 की घात। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, समझने लायक बात है। अपरदन तो होता है नदी के वेग के दोगुना, वर्ग का समानुपाती। जितना यानी 2 गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा अपरदन शक्ति। नदी 2 गुना स्पीड बढ़ी तो उसका अपरदन शक्ति 4 गुना हो जाएगा। लेकिन परिवहन गति है वो बहुत तेज गति से होगी, परिवहन की शक्ति है वो नदी के वेग के 6 गुना हो जाएगी। अब इसको अपने वेव में कुछ नहीं समझना है, इसको सिर्फ याद करना है और इसका कोई इलाज नहीं। कुछ चीजें ऐसी होगी भी दोस्तों जो समझने लायक होगी, जैसे नदी की प्रक्रिया है, आपके दिमाग में पर्वत आया, पर्वत से नदी निकली, नदी का ढाल आया, फिर आगे पर्वत समाप्त हुआ, नदी का ढाल कम हुआ, फिर मुहाने की ओर नदी समुद्र किनारे गई, वहां पर ढाल और कम हुआ। इस प्रकार की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, उसको अपन कहते हैं। अब परिवहन की शक्ति नदी के वेग पर डिपेंड करती है, ये बात आपको याद रखनी। 6 की घात होती है। 6 के घात का मतलब है कि यदि मैं ये कहूं कि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए, कितना? 2 गुना कर दिया जाए तो यहां पर अब परिवहन कितना होगा? 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मतलब 2 गुणा 2, 6 बार 2 का गुणा कर दो। कितनी बार कर दो? 6 बार 2 का गुणा कर दो। 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64। तो यदि नदी के वेग को आप 2 गुना करोगे तो अपरदन की शक्ति है वो 64 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। अपरदन तो होता है 2 गुना और परिवहन होता है 64 गुना। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न मिलने वाला है। मुझे यदि पेपर बनाने दिया जाए तो सबसे पहला प्रश्न मैं यही बनाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो समझ पर डिपेंड करती है, ये आपको कुछ याद करने पर है। नदी को आपने समझा बहुत अच्छे से, लेकिन 2 फैक्ट आप याद नहीं कर सके तो प्रश्न मामला सेट नहीं हुआ। इसके बाद में तीसरा आ जाता है निक्षेपण। अपरदन हो गया, परिवहन हो गया और तीसरा आ जाता है निक्षेपण।
निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करना। क्या करना? जमाव करना। और जमाव का मतलब है कि जो अवसाद है उस अवसाद से जो जमाव होने से जो आकृतियां बनती है उनको अपन कहते हैं निक्षेपण। ये आकृतियां निक्षेपण से बनेगी। अब ये बातें तो मैंने आपको नॉर्मल एक नदी का वेव कैसे होता है, नदी कैसे काम करती है, परिवहन कैसे होता है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण कैसे होता है और कौन कौन सी प्रक्रिया बनती है वो। अब आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि एक नदी के द्वारा अपरदन से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, निक्षेपण से कौन सी आकृतियां बनती है, अपरदन से कौन सी आकृतियां बनेगी। स्वाभाविक रूप से जहां पर ढाल ज्यादा होगा उस भाग में अपरदन अधिक होगा, जहां ढाल कम होगा वहां पर निक्षेपण अधिक होगा। ये बात अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आशा और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हाँ, मैं कुछ